बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों अपने चैनल गोमती अकेडमी में। ठीक है, जैसे कि हम जान रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम 2020 का पॉलिटिकल साइंस यानी कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और उसका तरीका ही बताते हैं हम आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज हम मतलब कि कल 10 क्वेश्चन पढ़े थे और आज भी 10 क्वेश्चन कवर करवाने वाले हैं। तो इस चैनल पर आप बने रहिए, यदि न्यू तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है पॉलिटिकल साइंस का वो भी मैं कवर करवा दूंगी, लेकिन पहले 2020 का कंप्लीट करवाऊंगी, इसके बाद 2021 का कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, तो हम 10 क्वेश्चन कवर करवा चुके थे। अब दोस्तों हम आपको आज क्वेश्चन 11 हम आपको बताएंगे कि सही जोड़ी को किस तरह लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए सही जोड़ी दोस्तों कि किस तरह मतलब कि इसमें आप लगा पाएंगे। ठीक है, सही जोड़ी का तरीका हम आज बताएंगे। ठीक, सही जोड़ी दोस्तों पहले तो आप ये देखिए कि सही जोड़ी में जैसे ये 4 मान लीजिए मान लीजिए कि जैसे हमको पता है कि 4 हमसे मान लीजिए चारों में से कौन सी ऐसी सही जोड़ी है जो हमको करेक्टली पता है। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए जैसे कि हर कोई जो पॉलिटिकल साइंस का मतलब कि तैयारी कर पॉलिटिकल साइंस से नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है तो कोई ना कोई रचना ऐसा नहीं होता कि जो हमसे मतलब कि कंफर्म बनती हो। ठीक है, तो पहले हम जो उस पर ध्यान देंगे जो हमारी रचना मतलब कि हम जो हमसे कंफर्म बनती हो। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए इसमें जो है पब्लिक एडमिटेशन बिहेवियर, ये एडमिटेशन बिहेवियर किसी दोस्तों हर्बर्ट साइमन की है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें से जो पब्लिक मतलब एडमिटेशन बिहेवियर वो हर्बर्ट साइमन की है। तो मान लीजिए से सी का सी का दूसरा हो गया। अब देखिए इसमें सी का दूसरा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि यहाँ पे आप ए डाल लीजिए, यहाँ पे बी डाल लीजिए, यहाँ पे सी डाल लीजिए, यहाँ पे ऐसे डी लिख दीजिए। जो सी का एडमिटेशन बिहेवियर है वो किसका दूसरा का था, मतलब सी का दूसरा। अब सी का दूसरा हमारे ये लिखा, देखिए बाकी सी में दूसरे में दोस्तों कोई सा भी ऐसा अभी जो चिन्ह मतलब कि नहीं है, ये सीधे ये देखिए ये जो 2 है ना सी का दूसरा हमारा जो है बी नंबर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सी के लाइन में कोई भी 2 नहीं है, सिर्फ एक सिंगल है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं जैसे द साइंस ऑफ पब्लिक थ्री प्रॉब्लम किसकी है, रॉबर्ट डाल की। मतलब डी का पहला ये आया, डी का पहला मतलब ये यहाँ पे ए बी डाल लीजिएगा आप, ABCD, ये डी का पहला, ये पहला डी का हो गया। ठीक है, अब आ गया बी का हमारा चौथा जो है। अब देखिएगा ये प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा है वो बिलोबी का है, और जो हमारा डी लर्नर है हेराल्ड लासवे का पॉलिसी साइंस है। ए का मतलब कि तीसरा। ठीक है, ये लिखा है, ये हमारा ये जो ए का है वो है तीसरा हमारा, ये है। ठीक है, यहाँ पे ए बता दी थी, आप लिख लीजिए। ठीक, ऐसे मतलब कि पहले आप क्योंकि इसमें से समय की भी बचत होगी प्लस आपका मतलब कि फास्ट जो क्वेश्चन आंसर वो सॉल्व करने के लिए आपका जो है फास्ट होगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आप सही जोड़ी में यही लगाइए कि हमको चारों में से कौन सा मतलब कि जो हमसे सबसे मतलब कि ज़्यादा बन रहा है। मान लीजिए जैसे इसमें हर्बर्ट साइमन है, एडमिटेशन बिहेवियर है, हमने इसमें मतलब कि सी का दूसरा डाले। अब सी का दूसरा से हमारा जो ये वाला आता है दोस्तों सी का दूसरा का, कि सी का दूसरे में सिर्फ एक ही है तो हमने बी मान लिया और आगे बढ़ गया, बाकी मिलाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, लेकिन आपसे नहीं आ रहा तो थोड़ा सा मिलाइए, आप देखिए कि कौन सा मतलब बन रहा कौन सा नहीं बन रहा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन मैं लाती रहती हूँ। अब देखिए अरस्तु के बारे में क्या, अरस्तु के अनुसार कौन सा अभिकथन सही है। पॉलिसी को इतना बृहत होना चाहिए कि आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करे रहे, और इतना सूक्ष्म होना चाहिए कि सुशासन मतलब कि सुनिश्चित हो सके। पॉलिसी प्राकृतिक था, व्यक्ति के पूर्व से ही था, कालक्रम नहीं अपितु उद्देश्य परख था। पॉलिसी मतलब कि उद्देश्य के रूप में था। पोलिस मानव संघों का उच्चतम सर्वाधिक व्यापक है। पोलिस जो मानव का बृहद है। इसमें से जो हमारा जो सही आंसर पूछ रहा है दोस्तों, तो इसमें मतलब कि सही आंसर ठीक है, तो आप अच्छे से एक बार आप मतलब देख लीजिए कि जो पोलिस शब्द का जो मतलब किया है दोस्तों, तो पोलिस मानव का बृहद सा है, ये इसका मतलब कि नहीं होगा। ठीक है, पहली बात तो इसका ये नहीं होगा, मतलब कि पोलिस मानव का बृहद ये इसका नहीं होगा। ठीक है, इसका स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जो
जो है ये 1 2 3 ये इसका आंसर सही होगा, क्योंकि जो चौथा हमारा ना होगा, क्योंकि चौथा इसमें शामिल है दोस्तों, और चौथा ए में भी है, और चौथा जो है सी में। तो हमारा राइट जो हमें एक पता है दोस्तों तो हमें पूरा पता हो जाए, लेकिन थोड़ा सा हमें गहराई से भी पढ़ना पड़ेगा और भी बुक का भी अध्ययन करना पड़ेगा, ताकि मतलब कि हम थोड़ा सा गहराई जाने तो हमारे जो क्वेश्चन जो है जल्दी पकड़ में आ जाए। ठीक, अब देखिए 4 इसमें शामिल, 4 इसमें है, 4 इसमें है, मतलब 4 इसमें नहीं है, 1 2 3 सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं सही जोड़ी। ठीक, इसमें से अब सही जोड़ी हम मिलान करते हैं। सुरक्षा परिषद, सामूहिक सुरक्षा, समुदाय सुरक्षा, समुदाय और सुशासन संबंधी जो है व्यवस्थाएं। ठीक है, तो इसका आप देखिएगा दोस्तों कि मतलब जो पहली बात तो इसका जो सुरक्षा सामूहिक सुरक्षा है वो पाल्मे रिपोर्ट 1992 का है। ठीक है, या कि इस तरह क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ देगा कि पाल्मे रिपोर्ट का संबंध किससे, तो सामूहिक सुरक्षा से। सामूहिक सुरक्षा का संबंध किससे है, तो पाल्मे रिपोर्ट से है, तो बी का मतलब चौथा हो जाएगा। अब देखिए बी ये है दोस्तों, बी का चौथा सिर्फ हमारा इसमें दिया है। ठीक है, तो हमारा जो है डी आंसर सही है। 2020 का क्वेश्चन दोस्तों, इस तरह 2020 कितनी ईजिली बेस पे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि इसी तरीके से क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन आंसर चेंज होते, इसके रूल्स नियम चेंज नहीं होते, इसी तरह रहता है रूल्स नियम। हमको यदि एक पता है तो काफ़ी मतलब कि सहूलियत हो जाती है हमको आगे के जो है क्वेश्चन करने के लिए, या मतलब कि समय को कवर करने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। मतलब सुरक्षा परिसर जो है वो बेरी बुजान का, ए का तीसरा है दोस्तों, बी का चौथा सुरक्षा सामूहिक सुरक्षा पार्लियामेंट 92 का है, और समुदाय की जो सुरक्षा है वो क्या लिखा, कार्ल डोएज का है, और सुशासन सुरक्षा शासन व्यवस्थाएं जो है वो रॉबर्ट जो है डोरबिच का है। ठीक है, तो इस तरह जेर बीच का है, तो इस तरह आपको पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं 14 क्वेश्चन में। ठीक है, 14 हमारा क्या कहता है कि द कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में जॉन स्टुअर्ट ने क्या वर्णन नहीं किया। ठीक है, इसमें लिखा है कि मतलब कि जो है द कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स में जॉन स्टुअर्ट ने किसका वर्णन नहीं किया है। तो इसका जो मतलब कि इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, तो वो राजनीतिक मतलब अर्थव्यवस्था होगा। ठीक है, क्योंकि राजनीतिक अर्थव्यवस्था का इन्होंने इसमें से अध्ययन नहीं किया है। बाकी इसमें से समानुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित आदर्श सरकार का वर्णन किया है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा संबंधी बात की है, और स्वशासन संबंधी बात की। तो ये 3 आपको लिख लेना है, क्योंकि इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि द कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में जॉन स्टुअर्ट मिल ने किसका वर्णन किया है। यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे किया है, आ जाएगा। ठीक है, समानुपातिक का किया, अल्पसंख्यक का किया, स्वशासन संबंधी भी किया, लेकिन इसमें भारतीय मतलब राजनीतिक अर्थव्यवस्था का नहीं किया। ठीक है, अब हमारा आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है। ठीक है, तो इसमें नौकरशाही जो भुजा है दोस्तों वो है हमारा यूरोपीय आयोग। ठीक है, अब बाकी के मतलब कि थोड़ा सा मैं बताना, जैसे यूरोपीय जो परिषद है वो राजनीतिक दिशा निर्देशक का कार्य करती है। ये जो है दोस्तों वो राजनीतिक जो है दिशा निर्देशक का कार्य करती है। ठीक है, तो इस जो संसद है इसका जो कार्य मतलब कि 5 वर्ष का निर्वाचन होता है। ठीक है, इसके 751 सदस्य हैं। ठीक है, इसका यूरोपीय देशों का जो निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है दोस्तों, इसके 751 है। ठीक है, मजिस्ट्रेट संधि से रिलेट करती है, यूरोपियन यूनियन के 28 सदस्य हैं। ठीक है, मजिस्ट्रेट संधि 1992 में हुई थी। ठीक है, और 1957 में जो है इस यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1957 में दोस्तों यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई थी। जो मजिस्ट्रेट संधि है वो 1992 में हुई थी। इस तरह आपको जो है याद करना है। ठीक है, कहीं पे परेशानी हो तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब जो आता है दोस्तों वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इसमें लिखा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। असत्य की बात कर रहा है, तो इसमें आपको मोस्ट पकड़ना है। पहली बात तो जो संसद की सर्वोच्चता है अपने जो है यहाँ की नहीं है भारतीय की, वो ब्रिटेन के, ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड की, वहाँ की क्या है संसद जो है संप्रभु है। ठीक है, तो ये जो हमारा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जो है वो नहीं है, मतलब कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें से हमारा जो है
2 और 4 हो जाएगा, मतलब संसद की सर्वोच्चता और राज्यों के चुनाव। ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में नहीं, ये ब्रिटेन के बारे में, ठीक है, क्योंकि वहाँ की संसद जो सिर्फ वो अपने यहाँ की जो है संविधान, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आपको करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें जो कह रहा है 17, अभिशासन का विचार राज्य एक अधिकार को समाप्त करके नियमों की बहुलता की ओर संकेत करते हैं, क्योंकि करते हुए तेजी से उभरा। क्योंकि यहाँ पे आप जब अभिकथन या तर्क लगाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्योंकि लगा के सॉल्व करिएगा, ठीक। क्योंकि अभिशासन की संकल्पना विश्व बैंक से समृद्ध है, ठीक है। अभिशासन की संकल्पना जो है दोस्तों, वो विश्व बैंक से जो समृद्ध है, ठीक है। इसका मतलब कि मतलब इसका आंसर ए होगा, ठीक है। इसका आंसर ए होगा, ठीक। क्यों? क्योंकि ये जो अभिशासन का विचार राज है वो एकाधिकार को समाप्त करके नियमों की बहुलता को संकेत करता है। अभिशासन की जो संकल्पना वो विश्व बैंक से समृद्ध है, ठीक है। तो इसका जो हमारा आएगा दोस्तों, ये विश्व बैंक से समृद्ध है, तो इसका जो हमारा आंसर जो है ए आएगा, ठीक। अब हम चलते हैं 18 के क्वेश्चन, ठीक। इस 18 क्या कहता है, 18 कहता है दोस्तों कि संसदीय समितियों को उनके निर्माण के कालक्रम में, मतलब क्रम में, देखिए इसमें क्रम में पूछ रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो क्रम की बात करता है, तो मतलब कि कौन सी पहली मतलब समिति है, फिर उसके बाद अब ये ध्यान रखिएगा कि इसके जो सदस्य हैं सभी, मैं बताऊंगी अभी कि किसके कितने सदस्य हैं। इसके सदस्य को बताऊंगी तो आप नोट कर लीजिएगा। कभी कभी क्या है कि पूछ लेता है कि जैसे लोक लेखा समिति के सदस्य कितने हैं, प्राक्कलन समिति के सदस्य कितने हैं, विभागीय स्थायी समिति के सदस्य कितने हैं, लोक व्यवस्था समिति के सदस्य कितने हैं, ठीक है। तो इसके जो होते हैं लोक उद्यम, इसके 15 सदस्य होते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके जो होते हैं 15 सदस्य होते हैं, विभागीय समिति के 45 होते हैं, और लोक लेखा समिति के जो है 22 होते हैं, और प्राक्कलन समिति के 30 होते हैं, ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसके क्रम से कैसे मतलब लगाएंगे, ठीक है। ये क्रम से आएगा दोस्तों, पहले हमारा आ जाएगा लोक लेखा समिति आ जाएगा, फिर इसके बाद प्राक्कलन समिति, फिर प्राक्कलन के बाद समिति लोक उद्यम समिति आ जाएगा, फिर इसके बाद आ जाए विभागीय समिति, ठीक है, विभागीय यानी स्थायी समिति, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसका आंसर जो हमारा आएगा, क्या पहले आएगा तीसरा, तो तीसरा देख ले पहले, यदि हमको एक पता है ना तो पूरा उसका लिख सकते हैं, पहला हमारा तीसरा इसी में पहला है, तो मान लीजिए हमारा सी आंसर जो है सही होगा, ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने वैज्ञानिक नियतिवाद को अस्वीकार किया और राजनीतिक तथा बौद्धिक संघर्ष का समर्थन किया। तो इसका जो हमारा है एंटोनियो ग्राम्शी होगा, क्योंकि बौद्धिक संघर्ष का जो समर्थन करता है वो पहली बात तो हमारा ग्राम्शी है, वैज्ञानिक नियतिवाद को अस्वीकार करता है, ठीक है। तो चलते हम अपने और भी क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इसी तरह यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो इस कमेंट करके हमको बताइएगा, हम आपको और भी क्वेश्चन अच्छे लेते आए हैं। फिर भी तो हम 2020 का आपका पूरा 100 क्वेश्चन कवर करवाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या मतलब कि कह रहा क्वेश्चन के उत्तर शीत युद्ध युग में निर्गुट आंदोलन की प्रासंगिकता का विश्लेषण करने हेतु किसने द न्यू नॉर्दर्न कंसर्ट ऑफ पावर के बारे में बात की है, ठीक है। ये है ए.पी. राणा ने द न्यू नॉर्दर्न कंसर्ट ऑफ पावर की बात की है, ठीक है। इसका ध्यान। अब हमारा आता है 21, यानी चौधरी चरण सिंह भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का कभी सामना नहीं किया। और दूसरा स्टेटमेंट हमारा कह रहा कि लोकसभा अविश्वास मत पारित होने पर सरकार को शासन से बाहर होना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये सही है कि जो चौधरी चरण सिंह है वो भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया है, बल्कि लोकसभा जो अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो वो सरकार जो है बाहर हो जाती है, ठीक है। सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है या सरकार बाहर हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे जो स्टेटमेंट सही है, तो इसका हमारा ए हो जाएगा, मतलब दोनों जो है सही है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। शासनों के वर्गीकरण की यूनानी पद्धति के अनुसार अनेकों द्वारा शासन के विकृत रूप को जानिए। मतलब कि शासन का जो वर्गीकरण किया है अरस्तु, उसका विकृत रूप जो दोस्तों वो भीड़ तंत्र है, अराजक लोकतंत्र है, ठीक है। ये जो है वो विकृत रूप मानते हैं, मतलब कि ये जो है अराजक लोकतंत्र को जो है मतलब भीड़ तंत्र उसको जो है
विकृत रूप मानते हैं। ठीक, अब पराजिता सिद्धांत के बारे में देखिए। पराजिता सिद्धांत के बारे में क्या कहते हैं। पराजिता सिद्धांत के बारे में मतलब कि क्या है पराजिता सिद्धांत। ठीक है, पराजिता सिद्धांत मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें से जो सत्य पूछ रहा, मतलब पराजिता सिद्धांत के बारे में जो है कौन सा क्वेश्चन जो है सत्य है। ठीक है, तो इसको मैं आप बताना चाहूँगी आपको कि कौन सा सत्य है। ठीक है, पराजिता सिद्धांत मतलब उन मार्क्सवादियों और गैर लेनिनवादियों का बहुत प्रभाव पड़ा जो विकास सिद्धांत के आलोचक है। ये करेक्ट है, क्योंकि पराजिता सिद्धांत का इफेक्ट उन्हीं में पड़ा है जो कि विकास सिद्धांत के जो है आलोचक है। ठीक है, दूसरा, पराजिता सिद्धांत आधुनिकीकरण की शांतिपूर्ण क्रमिक विकास प्रक्रिया पे बल देता है। ये गलत है। तीसरी दुनिया का विकास पहले से विकसित देशों पर, तीसरी दुनिया ऑलरेडी है। तीसरी दुनिया किसके ऊपर डिपेंड है? विकसित देश के ऊपर। मतलब तीसरी दुनिया जो है वो विकसित देश के ऊपर मतलब कि निर्भर है दोस्तों। वो बहुत गरीब तीसरी दुनिया होती है, वो पूरा जो अपना होता है तो वो अपने विकसित देशों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, पहली दुनिया तीसरी दुनिया का शोषण नहीं करती। इसमें लिखा पहली दुनिया तीसरी दूसरी का शोषण नहीं करती, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि पहली दुनिया ही सबसे ज़्यादा तीसरी दुनिया का शोषण करती है, चाहे जिस तरह बना दे, और तीसरी दुनिया डिपेंड है विकसित देश के ऊपर। ठीक है, तो हमारा जो है चौथा आंसर तो होगा नहीं, तो ये चौथा आंसर को हमने काट दिया। ठीक है, और दूसरी बात, दो आंसर भी हमारा गलत होगा, बचा राइट आंसर हमारा 3 दोस्तों। ठीक है, ये मतलब कि हमारा जो क्वेश्चन है वो 3 मतलब पराजिता, इसको लिख लीजिएगा पराजिता मतलब कि क्या है। ठीक, इसको आप लिख लीजिएगा कि मतलब उन मार्क्सवादियों गैर लेनिनवादियों को बहुत प्रभाव पड़ा जो विकास सिद्धांत के आलोचक है। और हमारा जो है तीसरी दुनिया डिपेंड किसमें? विकसित देश के ऊपर। ठीक है, निर्भर है। तो ये हमारा जो हो जाएगा मतलब कि सी आंसर 1-3 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी 24 क्वेश्चन। ठीक है, भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में संरचनात्मक प्रक्रिया। इसमें दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में अमंड पॉवेल ने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक की बात की है। और इसमें जो है भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में मॉरिस जोन्स एवं रजनी कोठारी, मतलब 1-2 ये हमारा जो है सही होगा। ठीक है, फ्रांसिस फ्रैंक इसमें नहीं है। 3 आंसर जो हमारा नहीं है, राजसूसा रोडोल्फी इसमें नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब कि मॉरिस जोन्स रजनी कोठारी ने, इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें ऑप्शन अमंड पॉवेल का नहीं है, लेकिन भारतीय मतलब व्यवस्था के बारे में उन्होंने वो राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में संरचनात्मक प्रगात्मक अमंड पॉवेल ने किया है, लेकिन भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में मॉरिस जोन्स रजनी कोठारी ने बात की है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। अब हमारा आता है 25, मतलब कि कौन सी सुधारवादी परिस्थितियाँ हैं। ठीक है, इसमें कौन सी जो है सुधारवादी परिस्थितियाँ हैं। मतलब कि सुधारवादी परिस्थितियाँ परिस्थिति व पूंजीवाद आधुनिकता के मध्य सामंजस्य स्थापित करती है। दूसरा, यह वृद्धि की सीमाओं को स्वीकार करती है, यह परिष्कारवाद केंद्रवाद को अपनाती हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे दिख नहीं रहा दोस्तों। तो पहली बात तो परिष्कार केंद्रवाद को नहीं अपनाती हैं। पहली बात तो तीसरा आंसर हमारा ये केंद्रवाद क्यों? क्योंकि सुधारवादी वो विकेंद्रीकरण पे बल देते हैं, वो केंद्रीकरण पे बल जो है नहीं देते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो तीसरा आंसर हमारा गलत होगा। तो इसमें देख लीजिए दोस्त, जो तीसरा है जो हमारा तीसरा है दोस्तों, इसमें है और इसमें है और इसमें, हमारा जो है राइट आंसर होगा 1, 2, 4। ठीक है, मतलब ये सही है, दूसरा सही है और 4 है, ये पर्यावरण के क्षेत्र के संबंध में। ठीक है, तो हम आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। यदि इसी तरह आपको पढ़ना है, चैनल पर न्यू तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।